नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज कार्यक्रम में हम आपके लिए। आज बाजार में भारी बिकवाली का दिन रहा। क्या वजह रही इस कोहराम की और क्यों बाजार इतने ज्यादा टूटे, ये समझेंगे हम शो में आगे। साथ ही साथ ऐसे बाजार में अब क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, बाय, सेल या होल्ड, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। साथ ही बाजार के दिग्गजों का नजरिया भी लेंगे और कल के लिए भी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे। समझेंगे कल कैसे बाजार को अप्रोच करना चाहिए। तो शुरुआत करें आज के बाजार से, जहां हमने देखा कि आज का दिन शेयर बाजार के लिए बिकवाली भरा रहा। इंट्राडे में तो निफ्टी ने 500 पॉइंट तक की गिरावट देखी। ओमिक्रॉन की चिंता और खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से दिन भर बाजार लाल निशान के साथ ही कारोबार करता रहा। आखिरी घंटे में कुछ रिकवरी की कोशिश तो हुई, लेकिन वो काफी नहीं थी। कुल मिलाकर निफ्टी 371 अंक गिरकर 16,614 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी करीब 1200 अंक टूट गए। किन शेयरों और सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी, बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। आज बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी इंट्राडे में 500 अंक तक गिरा और 16,500 के भी नीचे फिसला। इसके अलावा सेंसेक्स में अगर बात करें तो 1800 अंक तक की गिरावट यहां पर देखी गई है। ओमिक्रॉन के टेंशन और कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में आज भारी बिकवाली देखी गई। सबसे ज्यादा कमजोरी थी मेटल, रियल्टी, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में। सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई और सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। निफ्टी की बात करें तो 370 अंक गिरावट यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में भी करीब 1180 अंकों की गिरावट देखी गई है। निफ्टी में लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान में थे। उसमें टॉप गेनर था सिप्ला। अच्छी खबर के चलते इनके एक इंजेक्शन को अप्रूवल मिल चुकी है यूएस एफडीए की तरफ से। उसकी वजह से आज करीब 3 से 4% तक की तेजी भी सिप्ला में देखी गई। उसके बाद एचयूएल और डॉक्टर रेड्डीज भी हरे निशान में ही आज कारोबार कर रहे थे। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक ही आज के टॉप लूजर थे। मेटल शेयरों में आज भारी गिरावट देखी गई, जिसमें कि टाटा स्टील तो है, इसके अलावा सेल, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पर भी आज काफी ज्यादा कमजोरी थी। रियल्टी शेयरों में भी दबाव दिखा, जिसमें कि डीएलएफ, आईवी रियल, ओबरा रियल्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर काफी ज्यादा दबाव देखा गया। बैंक निफ्टी के जो शेयर्स थे वो भी कमजोर थे, जिसमें कि बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे निजी बैंक थे मिड कैप स्पेस के जहां पर की कमजोरी थी। और आज हमने देखा कि जो ओमिक्रॉन की टेंशन चल रही है उसके चलते आज अनलॉक थीम वाले जो शेयर थे वो भी टूटे हैं, जिसमें कि आईआरसीटीसी, इंडिगो, इंडियन होटल्स और ईज माई ट्रिप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की भारी गिरावट देखी गई है। बिल्कुल, तो बाजार में कौन कौन से शेयर गिरे और कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई, ये तो पूजा ने हमें बताया। लेकिन आखिर ये गिरावट हुई क्यों? डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं समझाने के लिए क्या वजह रही आज बाजार में गिरावट की। बिल्कुल 5 कारण आपके सामने मैं रखूंगा जिसकी वजह से बाजार इस तरह के लहूलुहान होते दिख रहे हैं। लेकिन ठीक उससे पहले कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो आपको थोड़ी सेंस लग जाएगा कि बाजार थोड़ा क्रैक तो देख ही रहा है। पहले आते हैं गिरावट पे। ओमिक्रॉन की जो दहशत है उसकी दहशत असर यहाँ तक पहुंची कि बाजार 3% तक के कट ले गए। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी में 3% से ज़्यादा के कट है। ये सिर्फ मैं आज के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इनको देखेंगे रिकॉर्ड स्तरों से कितने टूटे। रिकॉर्ड स्तर कब बने थे? ये रिकॉर्ड स्तर बने थे आज से ठीक 2 महीने पहले। उस दिन तारीख थी 19 अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर से सेंसेक्स में जो गिरावट आई है करीब 7,000 पॉइंट की, निफ्टी पे 2100 पॉइंट की, तो बैंक निफ्टी के अंदर 7600 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये करीब 10% बनती है। अब आते हैं कि सिर्फ भारतीय बाजार ऐसे टूटे हैं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में भी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही है। वजह यूएस मार्केट्स भी बनती हुई दिख रही है। इसलिए आप ज्यादातर एशियन मार्केट्स को देख पा रहे हैं, इनका एवरेज सेल ऑफ यानी कि एवरेज गिरावट वो करीब 1.5% के आसपास की रही है। अब बाजार के अंदर क्यों ये गिरावट आई, इसके 5 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओमिक्रॉन की दहशत से यूरोप खासकर यूरोप में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं और डरावनी स्थिति पर पहुंच चुके हैं। 1 लाख केस यूके के अंदर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता बढ़ा देता है। दूसरी बात, जब इस तरह के केसेस आते हैं तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? ऐसा मेरे और आपके मन में, दोनों के मन में सवाल चल रहा होगा। अगर लॉकडाउन की परिस्थिति बन जाती है आने वाले दिनों में तो इकोनॉमी को जो रिकवरी का पाथ पे चल रही है उसको धक्का लग सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यूएस फेड वो ये कह रहा है कि हम टेपरिंग शुरू कर रहे हैं, अगले साल से लिक्विडिटी को कम कर देंगे, बॉन्ड खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे।
ये पूरे ग्लोबल मार्केट्स को लिक्विडिटी को लेकर प्रॉब्लम है और ये लिक्विडिटी भारतीय बाजारों को बहुत अच्छा पुश देती है। तो ये तीसरा एक बड़ा कारण था। चौथा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा है कि हमने ब्याज दरें हल्की सी बढ़ा दी है, उसका बेनिफिट भी अब आगे चल के हो सकता है दूसरे सेंट्रल बैंकर्स भी उठाएं और ये कह दें कि हम भी आगे चल के ब्याज दरें बढ़ाने वाले हैं। तो ये एक पॉइंट रहेगा जो कि नोटिस होगा। पांचवा, एफआईआईज की लगातार बिकवाली है। दिसंबर में 26,000 करोड़ से ज्यादा का माल उन्होंने बेच दिया भारतीय बाजारों में भी और दूसरे विदेशी बाजारों में भी सेलिंग हो रही है। तो ये एक 5 बड़े कारण थे इसके वजह से बाजार टूटे। हमारे दोनों ही मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, शर्मिला जोशी और कुश बोहरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शर्मिला, आप अग्री करेंगी, डिम्पी जो एनालिसिस लेकर आए हैं, ये 5 जो बड़े कारण उन्होंने बताए हैं, आपके हिसाब से क्या वजह रही इतनी ज़्यादा हमने गिरावट एक दिन में देखी? ओमिक्रॉन एक बड़ी वजह है या जो यूएस फेड बढ़ाने वाला है दरें, वो उसकी बड़ी चिंता है? आपने कैसे रीड किया आज के मार्केट फॉल को? यस बिल्कुल। आई थिंक आई विल जस्ट ऐड टू जो आपका डिस्कशन हुआ, क्योंकि विदाउट डाउट आई थिंक जिस तरह से ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है और जिस तरह से सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि द वे इट इज मल्टीप्लाइंग इज मच फास्टर देन जो अभी तक वेरिएंट्स आए, ये बात जरूर है कि अभी तक ऐसे लग रहा है कि इसके यू नो द सिम्टम्स आर नॉट सो सिवियर, बट हैविंग सेड दैट नंबर्स आर लार्ज, तो फिर से वो प्रेशर आ सकता है आपके पूरे, दो इन इंडिया वी रियली हैवंट सीन मच टू मेनी केसेस. But to just add to everything that was said, you know, whether it is the tapering or the inflation risk or interest rates going up, I think अभी तक हम क्या देख रहे थे कि Indian markets were saved from because of the retail investors, क्योंकि retail investors की काफी buying थी, local funds भी काफी support कर रहे थे। लेकिन अगर इसी तरह से हम sell off देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये investors भी सोचेंगे कि it is better, obviously everybody would like to buy cheaper, तो वो भी एक बार सोचेंगे कि थोड़ा रुक जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट कौन से लेवल पे सपोर्ट लेता है, एट व्हाट लेवल बाइंग कम्स बैक, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ री एंटर द मार्केट. सो यू नो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा साइडलाइन पे रुके, क्योंकि मार्केट आपको कभी कभी इस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि इट्स टाइम टू गो ऑन हॉलिडे, और मुझे लगता है ये मार्केट ने अभी हमको ये सिग्नल दिया है कि थोड़ा टाइम रुक जाइए, डोंट सॉर्ट ऑफ ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ एज दे से, और थोड़ा रुकिए और देखिए कि मार्केट कहाँ पर स्टेबलाइज होता है, और वहां पर हम देखेंगे कि फिर से वो लेवल पर बाइंग फिर से यू नो विल कम फ्रॉम ऑल मेजर इन्वेस्टर्स, एंड माय गेस इज दैट इट वोंट हैपन टिल नेक्स्ट ईयर, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह से मार्केट प्ले आउट होते हैं अगले हफ्ते. इसी तरह की आज जैसी गिरावट रही तो मे बी वील सी इट सून, बट यू नो एज आई सेड माय एडवाइस इज रियली टू टेक दैट हॉलिडे. करेक्ट। तो बिल्कुल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार कहाँ तक और गिरेंगे, कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ से एंट्री पॉसिबल होगी, जैसा कि शर्मिला बता रही हैं। कुछ हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ 16,800 की बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स करते थे कि वो एक अहम सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। आज हमने देखा बहुत ही आसानी से वो लेवल टूटा, 16,700 टूटा, 16,500 तक बाज़ार गया, फाइनली 16,600 के आसपास आके कहीं टिका है। क्या लगता है आपको, यहाँ से बॉटम आउट हो गया है बाजार? एक हल्की जो रिकवरी हमने आखिरी घंटे में देखी थी, वो रिकवरी आगे कल के सेशन में जारी रहेगी? जी बिल्कुल। नमस्कार सौमित्र, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, 17,000 और 16,800 ये दो बहुत ही करीबी लेवल्स थे, बट ऑप्शंस डेटा और टेक्निकल इन दोनों के बेसिस पर ये लेवल्स बहुत ही क्रूशियल थे। बट आज जिस तरह से मार्केट ने इन लेवल्स को तोड़ा है और कोई रिकवरी का संकेत नहीं दिया अब अगले लास्ट के 1 घंटे तक, ये जरा सा चिंताजनक साइन जरूर है। लेकिन एक छोटी सी होप ये हो इन्वेस्टर्स इससे ले सकते हैं कि लास्ट आवर में जो बाइंग आई थी, शायद मार्केट मोमेंटरीली यहाँ होल्ड करना चाहता है। मार्केट चाहता है कि ये जो गिरावट है इसे किसी लेवल पे होल्ड किया जाए। लेकिन देखिए, मार्केट का जो गिरना है ये सिम्टम है, जैसा डिम्पी और शर्मिला जी ने भी बताया कि ये कारण है कोरोना को लेकर जो ओमिक्रॉन को लेकर जो अनसर्टेनिटी चल रही है, ये मार्केट को जरा सा भी रास नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ जो एफआईआईज की सेलिंग है, जब ये दोनों चीजें थम जाएंगी या इन पे जरा क्लैरिटी आएगी, तब मार्केट को हम एक सर्टेन बेस बनाते हुए देखेंगे। फिलहाल ऐसा कोई बेस बनता हुआ इमीडिएटली नहीं दिख रहा है, बिकॉज हर बार नए लेवल्स बन रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे आज का जो लो है 16,400 का, ये एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। और थोड़े और नियर टर्म बेसिस में अगर हम देखें तो 15,900 का जो लेवल है वो एक लेवल है जहां पे मार्केट में जरा सी बाइंग देखी जा सकती है। लेकिन वो तब जब हमें जरा सी क्लैरिटी आए, जरा सी सेलिंग प्रेशर जो है फ्रॉम द एफआईआई साइड ये थम जाए,
तब इन लेवल्स को हम एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वरना जैसा शर्मिला जी ने भी बताया, इट्स बेटर टू राइट नाउ सिट ऑन द साइडलाइंस और देखिए कि आपके जो पसंदीदा स्टॉक हैं ये कितने नीचे तक आते हैं बिफोर यू कंसिडर एंटरिंग इनटू देम। डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग लाइव, जैसा हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कुछ समय साइडलाइन पर भी रहेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अब इस भारी गिरावट के बाद बाजार में क्या करना चाहिए? ये गिरावट कब तक जारी रहेगी? क्या बाजार अपने निचले स्तरों को टेस्ट कर चुका है? आज के दिन कुछ ऐसे ही सवाल हर निवेशक के मन में हैं और ईटी नाउ स्वदेश पर हमने बाजार के कई एक्सपर्ट से बात की और समझने की कोशिश की, एनालाइज करने की कोशिश की कि अब क्या होगा। कोटक एएमसी के नीलेश शाह का मानना है कि बाजार पर फेड के फैसलों और ओमिक्रॉन का असर दिख रहा है। तो वहीं एल्केमी कैपिटल के हिरेन वेद को लगता है कि बैंकिंग शेयर यहां से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और निवेशकों को अब लंबी अवधि के लिहाज से बाजार में पैसे लगाने चाहिए। In this digital connected world, the actions happen much faster than anticipated. We believe there are a couple of reasons why this correction is ensuing. One, the scare of Omicron. There are conflicting reports in South Africa versus, let's say, Korea, Germany, France, UK. And hence, there is some amount of caution. The second is long China, short India trade recommended by some of the brokerages, as Indian markets outperformed emerging market peers by more than 50%. From 8% weight in MSCI emerging market index, we were at 12%. Obviously, this prompted many people to book profit. Third is also the concern on inflation and change in monetary policy around the world. Bank of England became first developed market central bank to raise interest rates. And all these things coupled with slightly higher valuations resulted into this correction. मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में एक बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस इस तरीके से कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उसमें आपका निवेश होना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई रीजन है जिस वजह से ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड नॉट से कि जस्ट बिकॉज दे हैव गॉन अप यू शुड नाउ गेट आउट, स्विच आउट ऑफ देम एंड गेट इनटू सेक्टर्स व्हिच आर अंडर परफॉर्मिंग। जैसे बैंक्स सब तेजी में है प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन प्राइवेट बैंक्स कंटिन्यूज टू अंडर परफॉर्म द निफ्टी। तो कोई वजह होगी जिस वजह से होगी। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यस, आपको एक बैलेंस रखना चाहिए कि जहां पे एक्सेसिव पेसिमिज्म हो जाए बिकॉज ऑफ दिस, तो मुझे लगता है वहां पे भी थोड़ा सा बार्गेन हंटिंग करना चाहिए। लेकिन आपके जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वो उनमें से निकल जाने का कोई मुझे मतलब नहीं लगता है, क्योंकि कोई वजह होती है उनकी स्ट्रॉन्ग रहने की। तो होता यह है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर सबसे लास्ट में गिरते हैं और जब मार्केट वापस सुधर जाती है तो सबसे फर्स्ट बढ़ जाते हैं। तो ये जो साइकिल्स चेंज होनी है, और मुझे लगता है कि आगे जाके कैपिटल गुड्स है या बैंक्स हैं ये भी अच्छा करेंगी। लेकिन बैंक्स, मुझे लगता है कि बैंक्स में भी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक डी रेटिंग हो रहा है ओवरऑल सेक्टर में। रिलेटिवली देयर आर सम बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो अच्छा कर रही हैं, जहां पे मार्केट को कॉन्फिडेंस है कि ये डिजिटली सुपीरियर हैं एंड दे कैन कम्पीट विद द फिनटेक्स वेरी वेल। और जो बाकी बैंक्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे इनको थोड़ी सी कंपेटिटिव एज में उनकी तकलीफ आ सकती है। तो ये हमेशा होता है, ये जब कोई नया थ्रेट आता है तो सेक्टर इनिशियली चलता नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है सब कुछ। तो ये जो फिनटेक का डर है वो भी मुझे लगता है 6-12 महीने में सेटल हो जाएगा। और फिर इसमें कंपटीशन तो है ही, रिलेटिव विनर्स और लूजर्स भी होंगे, और फिर उस हिसाब से नेक्स्ट साइकिल में बैंक्स भी चलेंगे। शर्मिला, जैसा कि और एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि यहाँ से कुछ एक सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बैंक्स की बात हुई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है अब जब यहाँ से रिकवरी शुरू होगी तो सबसे पहले किस तरह के सेक्टर्स चलेंगे, कौन से स्टॉक्स पर बेट करना चाहेंगी आप?
अब कौन से सेक्टर्स चलेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बाइंग लिस्ट जरूर तैयार रखनी चाहिए, और वो बाइंग लिस्ट में ऐसे नाम होने चाहिए वेयर अर्निंग्स आर स्ट्रॉन्ग। और फॉर द पिछले 2-3 हफ्तों से मैं इसी पर जोर दे रही हूँ कि आपको मिड कैप आईटी में स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, आपको फार्मा में स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। आज भी हमने देखा कि इट वाज सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, एचयूएल। So, the defenses are obviously once in this kind of market they're holding their own, और यही होता है। और इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ऐसे स्टॉक्स की उसमें जगह होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। क्योंकि आपको हाई बीटा वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट विल गिव यू योर द गुड कैगर रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके पोर्टफोलियो से। लेकिन इस तरह के स्टॉक्स भी होने चाहिए, क्योंकि वी मे लाफ दैट आईटीसी नेवर मूव्स, पर ऐसे मार्केट में इट कैन एक्चुअली, इफ यू हैव सम स्टॉक्स लाइक दैट व्हिच डोंट मूव, तो वो आपके फायदे में रहेगा। कुछ एक स्टॉक है मारुति सुजुकी, मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी राय दें। हमने देखा जब आज बाजार काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे तो आखिरी घंटे में जब रिकवरी की कोशिश हो रही थी, मारुति ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। एक टाइम तो वो पॉजिटिव भी था, ऐसा लगा कि शायद पॉजिटिव जोन में बंद होगा, लेकिन 10 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। क्या लगता है मारुति के चार्ट्स में? आपको लगता है कि जो रिकवरी शुरू हुई थी वो कल जारी हो सकती है, नई पोजीशन बन सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में? ओवरऑल ऑटो सेक्टर की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमें एक प्रेशर देखा गया था, बट आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जो करंट लेवल्स बने हैं, जो 7,000 के लेवल्स बने हैं, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इस स्टॉक के, और काफी बार यहाँ से बाउंस करने की कोशिश की है इस स्टॉक ने। सेलिंग आई है, बार बार इस लेवल से स्टॉक बाउंस कर रहा है, बट मैं कहूंगा कि करीब 7,000 या 7,100 का लेवल जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा नीचे है, बट वो लेवल है जहां पे बाय करना या स्टॉक में एंटर करना बेटर रहेगा, और वहां से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बेटर हो जाएगा। तो आप 7,500 या 7,600 के जो लेवल्स हैं, इनके टारगेट के हिसाब से स्टॉक में एंट्री देख सकते हैं। उस लेवल पे स्टॉक वापस जा सकता है, बट अगर जरा नीचे बाय करेंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाएगा। कुछ नीचे जाए ये स्टॉक 7,100 के आसपास, वहां से एंट्री करें, फिर 7,500 7,600 के लेवल्स आ सकते हैं। अभी शर्मिला बात कर रही थी यहाँ पर एफएमसीजी स्टॉक्स की, और वही उसी से जुड़ी एक कंपनी की खबर आपको देते हैं, फिर बात करेंगे आगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 7 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। त्योहारी सीजन के बाद पिछले 3 से 4 महीनों में बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के साथ साथ एचयूएल ने भी लगातार अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अभी कितने दाम बढ़ाए हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज में बढ़ाए हैं, कृतिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं डिटेल्स के साथ। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस दिसंबर में बढ़ा दिए हैं, और ये प्राइस राइज 7 to 10% की रेंज में है दिसंबर के लिए। तो कंपनी पिछले 3-4 महीनों से अपने प्राइसेस लगातार बढ़ा रही है, क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट जो वो खुद फेस कर रही है वो उसको कस्टमर्स को पास ऑन करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में भी कंपनी ने कम से कम 9% तक अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, नवंबर में भी 3 से 10% की रेंज में अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, और अब फिर एक बार फिर दिसंबर में कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो दिसंबर में कंपनी ने लाइफ बॉय मल्टी पैक के प्राइसेस बढ़ाए हैं, और ये प्राइस जो है वो अब 124 का है, जो पहले 115 का आता था। इसी तरीके से लक्स मल्टी पैक का प्राइस अब 150 हो गया है, जो पहले 140 का आता था। लक्स सिंगल 100 ग्राम्स का सोप जो पहले 28 का था, अब वो 30 का है। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट केक जो पहले 98 का था, वो अब 108 का है। और इसी तरीके से रिन 250 ग्राम्स का सोप जो पहले 16 का था, वो अब 18 का है। और डीलर सोर्सेस कहते हैं कि इस तरीके से कंपनी आगे आने वाले कुछ महीनों में और ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा सकती है, ऐसा वो कहते हैं। बिल्कुल शर्मिला, आपने अभी बात भी की थी एचयूएल की, आपको क्या लगता है आज इनफैक्ट सरप्राइजिंगली इतने खराब मार्केट में भी 2%, करीब 2.25% ऊपर जाकर बंद हुआ है एचयूएल का शेयर। कितना नजरिया लेके चलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि एचयूएल जैसे शेयर में एंट्री बन सकती है तो नजरिया कितना होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, साल भर? यस, आई थिंक अ ईयर प्लस, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी वैसे बढ़ चुका है। See, I think 2-3 takeaways from this. एक तो obviously they are trying to protect their margins, क्योंकि they are trying to pass on cost of raw material that has gone up. और ये अगर आप देखेंगे तो given the fact कि monsoons have been good and rural India में शायद उनकी इतना प्रेशर नहीं दिखे उनके sales पर, but overall it's not a good signal for inflation in the longer run. So for the stock price it's good, but
आई हैव लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स कि किस तरह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ द स्मॉलर, अगर ऐसे लगता है कि इट्स लाइक अ 2 or 3 rupee increase, but in absolute terms it's a 10% increase in price, which is pretty substantial. बिल्कुल। कुछ एक स्पेस और जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है फार्मा। हमने देखा कि आज HUL जैसे स्टॉक्स के अलावा एक फार्मा में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। वहाँ से अगर आपको चूज़ करना हो तो आप छोटे प्लेयर्स के साथ जाएंगे, जैसे हमने डीवीज लैब देखा, या उस तरह के छोटे स्टॉक्स हैं, या अभी आप सन फार्मा, सिप्ला, बड़ी कंपनियों के साथ ही रहना प्रेफर करेंगे? जी नहीं, डेफिनेटली ऐसे सिनारियो में बड़ी कंपनीज के साथ ही रहना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे सन फार्मा विल बी वन ऑफ द टॉप पिक्स फॉर श्योर। आपके कुछ टारगेट कोई हैं इनके लिए, कितने दिनों के लिए? जी जी, ये लेवल यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 760 का, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है और करीब 790 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे या इमीडिएट बेसिस पे इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 90 के टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है। सन फार्मा अब भी टॉप पिक रहेगा यहाँ पर फार्मा स्पेस में। एक और स्पेस है और वो है जो नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं। शर्मिला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो पिछले दिनों जो सारी कंपनियां लिस्ट हुई, चाहे वो नायका हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, मोस्टली फिनटेक कंपनियां, हमने देखा कि जितने हाईज उन्होंने बनाए थे पिछले कुछ समय में, वहाँ से 15, 20, 25, 30% तक वो करेक्ट हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो फिनटेक स्पेस है इसमें अब एक एंट्री पॉइंट बन गया है, स्टॉक स्पेसिफिक ही सही, लेकिन शायद एक अपॉर्चुनिटी अब यहाँ पर होगी जहाँ से नई एंट्री ली जा सकती है? बिल्कुल, एंड आई थिंक लगातार हम यही कह रहे थे, इवन व्हेन कुछ कंपनीज की काफी फैंसी लिस्टिंग हुई थी कि इस तरह के मार्केट में द ड्रॉडाउन्स आर प्रीटी डीप। तो अगर आपको स्टॉक लेना ही है तो ऐसे समय के लिए रुकिए, 2-3 महीनों के बाद इस तरह के डिसीजंस ज्यादा बेहतर होते हैं लेना। और मुझे लगता है कि एक हाथ दूसरा स्टॉक ही एक्सेप्शन होगा। आई थिंक एवेन्यू सुपरमार्केट इज व्हाट कम्स इमीडिएटली टू माइंड, या तो इस तरह का और एक हाथ दूसरा स्टॉक ही रहेगा जो जो लिस्टिंग प्राइस था उसके काफी ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो दे मोस्ट स्टॉक्स टेंड टू रिट्रेस देयर जर्नी, और ये जो पूरा स्पेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो आई थिंक और भी खतरे में है, बिकॉज द वैल्यूएशंस वर वेरी फैंसी, और वेरी ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ कि क्यों हम इतना व्हाई आर दीज आईपीओस प्राइस सो एट सच लेवल्स। तो वो तो हमें हमेशा वो सवाल था ही। सो यस, बी स्टॉक स्पेसिफिक, बट आई थिंक गिव इट अ लिटिल बिट मोर टाइम और उसके बाद आप एंट्री लें। करेक्ट, तो कुछ और समय दीजिए, शायद एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले इन नई फिनटेक कंपनियों में, या जो नई लिस्टिंग हुई हैं उनमें। बाजार हम देख ही रहे हैं काफ़ी करेक्ट हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल के लिए भी संकेत बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूरोप नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर शायद बंद होगा। डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं वो नेगेटिव हैं, 1 से 1.5% अमेरिकन फ्यूचर्स हैं। कमोडिटी स्पेस में इस समय ऑयल में हमने काफ़ी गिरावट आते हुए देखी है, तो वो 4 से 5% कमज़ोर रहा है। तो देखते हैं कल सुबह बाजार कैसे खुलते हैं। मैं फिलहाल शर्मिला और कुश, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं शो में शामिल होकर चर्चा पे का भाग बनने के लिए। और जाते जाते अपने दर्शकों के लिए हम ये बता देते हैं कि ईटी नाउ स्वदेश पर हम लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ऐसे बाजार में आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आइए आपको कुछ और एक्सपर्ट्स की राय के साथ छोड़ जाते हैं। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, तो उसमें आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल जॉब्स की लॉसेज हैं वो ऑटोज में हैं, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, टाइल्स, ब्रिक्स वगैरह में है। तो जब ये 2 सेक्टर्स नॉर्मलाइज होंगे काफी हद तक इकोनॉमी एक अभी जहां है उससे और आगे बढ़ेगी। बुल मार्केट विनर्स के लिए आपको फाइनेंशियल्स में देखना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में देखना पड़ेगा, आपको जो कंपनियां टेक्निकल अपटर्न में पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमी में, जो लोग सरवाइव कर चुके हैं और अब जो लोग ग्रोथ पाथ में। If I had to choose 3, I would start with Bajaj Finance, incredibly well-positioned company, not just because they've done well in the last 10 years. And you can't ignore TCS. I know they're already big, but again, 25% free cash flow compounding the entirety of the century. इंटरनेट इनेबल्ड बिजनेसेस जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेसेस हैं, उनको काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है। सो शेयर मार्केट में आज के दिन 2 बहुत अच्छी म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज लिस्टेड हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्लोबली इट्स अ वेरी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। सो इफ यू लुक एट बैंक्स, ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू
large private banks where valuations are attractive and they are growing ahead of the industry, and they will continue to do well on the market. But the challenge with them is that they are reasonably overowned. कंपनी जैसे जोमेटो, इन्फोएज, अपोलो हॉस्पिटल, डिक्सन, ऐसी कंपनीज की जो हमको लगता है कि वो महंगी हैं ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मीट्रिक पे, पर अगर आप उनका अगले 5 साल का 10 साल का ग्रोथ का प्लॉट करें, उनकी लीडरशिप है जो उनकी इंडस्ट्री में उसका प्रीमियम है, ये कंपनी फिर भी अभी सस्ती है।